प्यारे मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय युद्ध एवं रक्षा नीतियों में भाग तीसरा। बच्चों ये पार्ट थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए इसमें हमको 3 भाग बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग आज उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अस्त्र शस्त्र या हथियारों के बारे में। ठीक है, प्राचीन काल के हथियार कैसे होते थे। देखा जाए तो हथियारों की 2 श्रेणियां होती थी, एक होते थे आक्रामक और दूसरे होते थे रक्षात्मक। तो सबसे पहले हम आक्रामक हथियारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आक्रामक हथियारों में 2 प्रकार के हथियार होते थे, एक होता था अस्त्र, दूसरा होता था शस्त्र, जिसे हम लोग कहते हैं अस्त्र शस्त्र। तो अस्त्र हम किसके कहेंगे और शस्त्र किसको कहेंगे। अस्त्र वह होता है जो फेंक कर मारा जाने वाला हथियार होता है। ठीक है, जो यंत्र एवं मंत्रों द्वारा भी चलाया जाने वाला हथियार जो होता है वो होता है अस्त्र। जैसे धनुष से बाण फेंकना, तोपों से गोला फेंकना, बंदूकों से गोलियां फेंक के मारना। ठीक है, भालों को भी फेंक कर कभी मारा जाता है, कभी उनको डायरेक्ट लेकर भी लड़ा जाता है। तो अर्थात वे अस्त्र जो है वे आक्रामक हथियार अस्त्रों की श्रेणी में आते थे जिनको फेंक कर मारा जाता था। ठीक है, शस्त्र वो हथियार होते थे जिनको पकड़ कर लड़ा जाता था, अर्थात पकड़ कर चलाया जाता था। जैसे तलवार हो गए, भाला तो फेंक कर भी मारा जाता है, तलवार पकड़ कर भी लड़ा जाता है। भाला हो गया, गदा हो गई, ठीक है, मुगदर हो गया, और हल होता था जो भगवान बलराम जी चलाते थे। तो कहने का मतलब आप समझ लीजिए, जो हाथों में पकड़ कर लड़ा जाए वो है शस्त्र और जो फेंक कर मारा जाए वो है अस्त्र। अब आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अग्नि पुराण में 5 प्रकार के अस्त्रों का उल्लेख मिलता है, अर्थात 5 प्रकार के फेंक कर मारे जाने वाले अस्त्रों का उल्लेख मिलता है। जैसे होता है यंत्र मुक्त, जिसे पहला है यंत्र मुक्त, जैसे यंत्रों द्वारा फेंका जाता है। जैसे धनुष द्वारा बाण फेंका जाता है, तोपों द्वारा गोले फेंके जाते हैं, और बड़े बड़े यंत्र होते थे जिनके कहीं से तीर निकलता है तो किसी से पत्थर फेंके जाते हैं, है ना। तो ये चीज होते थे यंत्र मुक्त हथियार, जो यंत्रों द्वारा चाहे जैसे भी फेंक कर मारे जाने वाले। ठीक है, और दूसरे होते थे पाणी मुक्त, जो हाथों से फेंका जाता था। जैसे हाथ से पत्थरों की सिलाई फेंकी जाती थी, ईंटें फेंके जाते हैं, भालों को फेंका जाता है। तो पाणी मुक्त वही है जो हाथ से फेंक कर मारा जाने वाला। ठीक है, अर्थात यंत्र मुक्त वो है जो यंत्रों से फेंका जाता है, पाणी मुक्त वो है जो हाथों से फेंका जाता है। मुक्त संधारित, मुक्त संधारित वो हथियार होते हैं जो वापस बुलाए जाने वाले होते हैं। जैसे कहा जाता है कि भगवान राम का बाण वापस आ गया। पहले होते थे महाकाव्य काल में, रामायण काल में, जो दैवी शक्तियों और मंत्र से चलाए जाते थे। ठीक है, आज के समय में जैसे देखा जाए तो रिमोट द्वारा संसाधित होने वाले ये प्रक्षेपास्त्र, अर्थात रिमोट से उनकी दिशाओं और दफाओं को परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अमुक्त क्या होता है, जो हाथ में ही पकड़ कर लड़े जाने वाले हथियार होते हैं। जैसे तलवार, भाला, लाठी, डंडे, गदा, ये सब हो गया, है ना। आगे जो है ये 5वां जो है बच्चों, यहाँ थोड़ा सा हम प्रिंट कर दिए हैं। हमने यहाँ लिखा है 5 प्रकार के हथियार होते थे, तो हम यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी गलती कर दिए हैं। 5वें को यहाँ नहीं बल्कि आप यहाँ मान लीजिए। ठीक है, वो होता है बाहुयुद्ध अस्त्र। बाहुयुद्ध अस्त्र अर्थात भुजाओं द्वारा लड़ा जाने वाला, जिसे हम लोग कहते हैं मल्ल युद्ध के रूप में, जिसमें हाथ पांव से लड़ा जाता है, जिसे कहते हैं लात, घूंफों से, लातों से लड़ा जाए, दांतों द्वारा भी काट लिया जाता है, तो वो होता है बाहुयुद्ध अस्त्र। ठीक है, अर्थात शरीर के हर अंगों का अस्त्र के रूप में प्रयोग करना। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में हथियारों का विस्तृत वर्णन किया है। इसमें कौटिल्य ने 10 प्रकार के स्थिर यंत्र, अर्थात स्थिर खड़े रहकर ये जो है शत्रु पर किसी ना किसी चीज को फेंकते रहते थे। 17 प्रकार के चल यंत्र, ये चल है बच्चों, चले नहीं, चल यंत्र चलने वाले हथियार। 4 प्रकार के धनुषों का वर्णन किया है, 5 प्रकार के बाणों का वर्णन किया है, और 3 प्रकार की तलवारों का वर्णन किया है, एवं अन्य प्रकार के हथियारों का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बहुत विस्तार में पढ़ाएंगे बच्चों, तो संभवतः जो है ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप जो है 2nd सेमेस्टर में एक चीज पढ़ेंगे, वो है कौटिल्य का युद्ध दर्शन, तो उसमें आपको खूब बढ़िया विस्तार में पढ़ाया जाएगा। चलिए, ये हो गए आक्रामक हथियार। दूसरे होते हैं रक्षात्मक हथियार। रक्षात्मक हथियार अर्थशास्त्र में शरीर की रक्षा हेतु वर्णित कुछ कवच इस प्रकार हैं।
कवच ही ऐसे होते हैं जो कि शरीर की रक्षा भी करते हैं। जैसे लौह जाल, लौह जाल का मतलब क्या होता है? ये पूरे शरीर को ढकने वाला एक आवरण होता है, जो कि पूरे शरीर को ढकने वाला एक लौह का आवरण होता है, जिसके ऊपर तलवारों का, किसी हथियारों का प्रभाव नहीं होता। दूसरा है लौह जालिका, जो कि सिर को छोड़कर ये पूरे शरीर को ढके रहता है। तीसरा है लौह पट्ट, ये छाती और पीठ पर आगे और पीछे एक प्लेट के रूप में लगाया जाता है युद्ध के समय। फिर अस्त्राण, सिर पर जो लोहे का टोप पहना जाता है, जिसके ऊपर तलवार भी पड़ लग जाती है, तो टोप जो है उसको फर कटने नहीं देता, फर को अर्थात रोक लेता है, जो कि लोहे का होता है। कंठ त्राण, जो कि गले में पहना जाता है, गले की रक्षा करता है। कूरपा, ये आधी बाह तक पहना जाता है, ठीक है, ताकि हाथ ना कटे, बाहें ना कटे। नागोदरिका, ये अंगुलियों में पहना जाने वाला जो है ये कवच होता है, जो कि अंगुलियों को सुरक्षित रखता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कौटिल्य की विदेश नीति के बारे में। विदेश नीति अर्थात तो क्या होता है? एक राजा द्वारा पड़ोसी राज्यों से किया जाने वाला संबंध कैसे व्यवहार रखता है, कैसे उसका स्वभाव है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। हालांकि कौटिल्य ने इसका विस्तृत अध्ययन अपने अर्थशास्त्र में किया है। देखते हैं हम इसमें। संधि, विदेश नीति में कौटिल्य ने 6 प्रकार के नियमों को बनाया है। संधि, विग्रह, आसन, यान, संशय, द्वैधी भाव। अब इसमें हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। संधि क्या है? अगर कोई राजा कमजोर है तो सीधी सी बात है, अगर कमजोर राजा है तो शक्तिशाली राजाओं से वो डरेगा। तो ऐसी सी स्थिति में कमजोर राजा अपने पड़ोसी राज्यों से संधि करके अपनी रक्षा करे, ठीक है। कमजोर राजा है तो अन्य राजा से संधि करे और संधि करने के बाद अपने आप को सुरक्षित करे, अर्थात अपनी रक्षा करे। दूसरा जो है वो है विग्रह। विग्रह क्या है? एक राजा अगर किसी अन्य राज्य को, चाहे जैसे भी हो, अगर चाहता है कि हमारा शत्रु शक्तिशाली ना होने पाए, कि हमारे लिए खतरा बन जाए, तो वह अपने शत्रु राज्य को कमजोर करने के लिए उसके अधिकारियों को अपनी ओर मिलाना, राज्य में तोड़ फोड़ कराना, दंगे कराना, ये सब चीजें करवा के वो एक प्रकार से जो है अपने प्रति संतुलन स्थापित करता रहता है, ठीक है। अर्थात राज्य को कमजोर करने की नीति वो विग्रह कहलाती है। तीसरा है आसन। आसन का मतलब होता है उदासीन। उदासीन वही राजा हो सकता है जो शक्तिशाली हो, जिसे किसी का डर ना हो और किसी राज्य को जीतने की भी इच्छा ना हो, ठीक है। शक्तिशाली हो लेकिन विजय की भी कोई इच्छा ना हो, तो ऐसा राजा अपने आप को युद्ध से हर प्रकार से उदासीन कर सकता है, क्योंकि शक्तिशाली है इसलिए इसके पास कोई खतरा भी मौजूद नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है इस पे आक्रमण कर दे, ठीक है। दिक्कत होती तब जब कमजोर राजा होता तब, क्योंकि वो उदासीन नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा उसके ऊपर आक्रमण कर सकता था। आसन की नीति जो शक्तिशाली हो और उसकी कोई विजय की इच्छा ना हो वही अपना सकता है। अगला है चौथा नंबर यान। यान का मतलब होता है आक्रामक, अर्थात एक महत्वाकांक्षी राजा जो कि अन्य राज्यों को जीतने की इच्छा रखता हो, अर्थात अपने साम्राज्य को बढ़ाने की भी इच्छा हो कि हम अन्य राज्यों पर अधिकार करके अपने साम्राज्य को बढ़ा लें। तो ऐसा महत्वाकांक्षी राजा विजय हेतु आक्रामक नीति अपना सकता है। शक्तिशाली हो, दूसरों को जीतने की इच्छा हो, अपने राज्य के विस्तार की इच्छा हो, अपना राज्य हमारा बढ़ जाए, बड़ा हो जाए, कई राज्यों पर मैं अधिकार कर लूं, तो ऐसे महत्वाकांक्षी राजा को विजय यात्रा प्रारंभ करना चाहिए। और विजय यात्रा किससे प्रारंभ होगी? आक्रमण के द्वारा, अर्थात बार बार हर राज्यों पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लेना चाहिए। 5वां नंबर है संशय। संशय क्या है? अगर कोई पड़ोसी राजा से अगर किसी को खतरा है, अगर मान के चलिए अगर अपने राज्य को अगर किसी पड़ोसी राज्य से खतरा है, ठीक है, तो अपनी रक्षा के लिए हमको करना क्या है? एक ऐसे राजा से हमको मित्रता करना है जो कि पड़ोसी शत्रु राजा से या तो ताकतवर हो या कम से कम बराबर हो, दो होना चाहिए। या तो शक्तिशाली हो तो और भी अच्छा है, नहीं शक्तिशाली तो कम से कम उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी नीति को हम संशय की नीति कहते हैं, अर्थात शत्रु राज्य से अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य राज्य से मित्रता कर लेनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे जिससे मित्रता की जाए वह शत्रु से अधिक ताकतवर हो। अगर ताकतवर ना हो तो बराबर होना चाहिए, अगर बराबर से कम है तो कोई भी प्रकार की आपकी रक्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। कम से कम प्रयास किया जाए कि ज्यादा ताकतवर हो, नहीं तो कम से कम बराबर हो, तभी मित्रता कीजिए, तभी आपकी रक्षा संभव
है। अगला है द्वैधी भाव। द्वंद्वी भाव क्या है? एक राजा को अगर विजय की इच्छा हो, भाई विजय चाहता हो, उसके कई शत्रु हो, कई दुश्मन हो उसके, तो उसको नीति कौन सी अपनानी चाहिए? द्वैधी भाव की। एक राजा हो, विजय की इच्छा हो, कई शत्रु हो, तो इनको करना क्या है? एक के साथ, सब पे एक साथ आक्रमण नहीं करना है। एक साथ आक्रमण करेंगे तो आप पराजित हो जाएंगे। एक पर पहली बात तो एक से संधि करके दूसरे पे आक्रमण करें, ठीक है, फिर तीसरे पे आक्रमण करें। ऐसे ऐसे पहले जो है एक एक करके सब पे आक्रमण करके जहां जरूरत पड़े किसी से संधि कर लें, फिर दूसरे पे आक्रमण करें, दूसरे से संधि, तीसरे पे आक्रमण, ऐसा ऐसा करके वो एक एक कर को पराजित कर दें। और अंत जब हो जाए तो जिससे संधि हो, संधि को भी तोड़कर अपने संधि वाले मित्र को भी पराजित करके उसके ऊपर भी अधिकार कर लिया जाए, क्योंकि राजनीति में सब कुछ जायज है। ठीक है, कौन सी नीति अपनाना चाहिए? एक से संधि और दूसरे पर आक्रमण की नीति अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा मित्रों। ठीक है, चलिए पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।